स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के पर्सपेक्टिव से है। अहमदाबाद के वहाँ पे एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ। क्रैश साइट के वहाँ पे पीएम सर के द्वारा विजिट किया गया है। जो उस क्रैश के अंदर में लोन सर्वाइवल पर्सन हैं, उनके साथ में भी पीएम सर हैं, वो मिले हैं। और आप देखिए कि हमारा एविएशन सेक्टर का जो रेगुलेटरीज हैं, उनके द्वारा भी क्रैश साइट के वहाँ पे विजिट हुआ। एविएशन सेक्टर का रेगुलेटरीज का जो मेन वर्क है वो क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो फ्लाइट के जो डाटाज हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, जिसके रिगार्डिंग में ब्लैक बॉक्स का जो रिकवरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स का रिकवरी इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि लास्ट समय में क्या वहाँ पे जो कमांड है वो दिए गए थे, कैसा जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था फ्लाइट के अंदर में। तो उन सभी जो डाटाज हैं उसको एनालाइज किया जाता है और इस प्रोसेस से हम क्या सीख सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर में ऐसा कोई इंसिडेंट है वो ना हो। तो उन सब प्रोसेस का भी यहाँ पे कैरी आउट होता है एविएशन सेक्टर का जो टॉप यहाँ पे रेगुलेटरीज हैं उनके द्वारा। और इंडियन अथॉरिटीज़ को आप देखिए कि इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन का ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी अपना जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना होगा। यूएस एंड अदर कंट्रीज़ का जो रेगुलेटरीज हैं वो भी इंडिया के लिए विजिट करेंगे, उनको भी इंफॉर्मेशन है वो बताया जाएगा। और जिस कंपनी का जो एयरक्राफ्ट था, बोइंग नाम का जो कंपनी है जिसका ये एयरक्राफ्ट था, उसको भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर होगा कि आने वाले समय के अंदर में एयरक्राफ्ट के अंदर में अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट है तो उसको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में कंप्लेंट किया जा सके। कंपनी के द्वारा न्यू एयरक्राफ्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसके अंदर में जो चेंजेज हैं वो हो सकें। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक एक प्रोसेस है, जब भी कोई एविएशन सेक्टर में डिजास्टर या कोई ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है तो उस समय में ये प्रोसेस आपको हुआ करता है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में ऑलरेडी हम इन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एनआईए, उनके द्वारा भी साइट के ऊपर में विजिट किया गया। अगर किसी तरीके का कोई कंट्री के द्वारा सैबोटेज किया गया या आप देखिए कि कोई इंटेलिजेंस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो उसका भी यहाँ पे एग्जामिनेशन है वो होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो अपना वर्क को कैरी आउट करते हैं। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए आईसीएओ का जो हेडक्वार्टर है, यूएन का ये एजेंसी है, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, कनाडा के अंदर में जो मॉन्ट्रियल नाम की जगह है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। जस्ट आफ्टर द यूएन के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में इसको सेटअप किया गया था 1947 के समय में। अब आप देखिए कि यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन है जो कि आपको एयरक्राफ्ट का जो बेसिकली फ्लाइंग जोन का एरिया है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था 2011 के प्रीलिम्स के अंदर में। यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो कौन सा लेयर के अंदर में फ्लाई करते हैं। आप देखिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर में लोअर जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर है वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाई करते हैं। तो उस एरिया के अंदर में इनका जो फ्लाई है वो क्यों हुआ करता है, क्यों ये अदर जोन के अंदर में अदर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर में इनका जो फ्लाई है वो नहीं हुआ करता। तो क्या वहाँ पे क्लाउड नहीं बनते हैं? यस स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके का जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो आपको लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आप देखिए कि वाटर वेपर का जो अवेलेबिलिटी है, वाटर वेपर का जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है। डेट मीन्स कि किसी तरीके का रेजिस्टेंस है, या आप देखिए कि जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट का जो बॉडी है उसके ऊपर में जो यहाँ पे जो डैमेज है वो ना हो सके। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वर्टिकल विंड्स हैं, कोई भी जो वर्टिकल विंड्स हैं, नो वर्टिकल विंड्स हैं वो आपको प्रेजेंस उनका नहीं देखने के लिए मिलेगा। वर्टिकल जो विंड्स हैं वो नहीं हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट के अंदर में इनका फ्लाई है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उसी सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि ओजोन लेयर भी सिचुएटेड है जो कि बेसिकली यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। एयरक्राफ्ट के अंदर में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्यूल के बारे में कि किस तरीके का फ्यूल यूज किया करते हैं, आप देखिए कि जब भी हम फ्यूल के बारे में रीड करते हैं नॉर्मल व्हीकल्स के अंदर में फ्यूल आपको डीजल है, पेट्रोलियम है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या एयरक्राफ्ट के अंदर में इन्हीं को यूज किया जाता है? आप देखिए कि टू काइंड ऑफ फ्यूल्स हैं वो हुआ करते हैं। एक तो जेट जो क्राफ्ट्स हैं, जो जेट फ्यूल्स हैं उसका यहाँ पे यूज होता है। जेट फ्यूल के अंदर में आपको कैरोसिन बेस्ड फ्यूल देखने के लिए मिलेगा जो कि हाई एनर्जी डेंसिटी का होता है।
तो ये गैसोलाइन बेस भी फ्यूल है जिसको भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स के अंदर में यूज किया जाता है। आपको एक न्यूज़ होना चाहिए एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं उनके बारे में, कि एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं उसके अंदर में कौन सा जो गैस है, जैसे हम नॉर्मल व्हीकल के जो टायर्स हैं उसके अंदर में कंप्रेस गैस है जिसको कि फिल किया करते हैं उसका प्रॉपर मूवमेंट या प्रॉपर फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में। तो एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं उसके अंदर में कौन सा गैस है वो जो यूज किया जाता है, तो आप देखिए कि इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, उसका यहाँ पे यूज होता है, नाइट्रोजन का यूज होता है जो कि एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मीनिंग क्या है कि वो केमिकली अनरिएक्टिव गैस है, इजीली रिएक्ट है वो नहीं करता है। यहाँ पे कोई आपको एग्जांपल, कोई अदर गैस का एग्जांपल पता है इनर्ट गैस के बारे में? पीरियोडिक टेबल अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हो, लिटिल बिट साइंस तो आपने 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा, तो आप देखिए कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर में ग्रुप 18 है जहाँ पे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, ये ऐसी कुछ गैसेज हैं जो कि इनर्ट गैस का जो पार्ट है वो हुआ करती हैं, केमिकली अनरिएक्टिव ये गैस हुआ करती हैं। तो इजीली जो बर्न कंडीशन जो है, इजीली जो बर्निंग का जो कंडीशन है, क्योंकि आप देखिए कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर में फ्लाई करता है तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, डस्ट पार्टिकल के साथ में भी रेजिस्टेंस होगा। तो इजीली किसी भी तरीके का यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ना हो, इजीली बर्निंग है वो ना हो। प्रेशर जो लॉस है उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कोरिजन का जो सिचुएशन है, जंग लग सकती है, उसको भी आप देखिए कि प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, इनर्ट गैस है यहाँ पे। तो इस वजह से नाइट्रोजन को, इनर्ट गैस को यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट के टायर्स के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस अहमदाबाद का जो एयरक्राफ्ट क्रैश है उसके बारे में। कुछ पर्सन हैं जो अभी मिसिंग सिचुएशन के अंदर में हैं, जो पर्सनस विक्टिम्स हैं उनका डीएनए सैम्पलिंग के थ्रू में उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आप देखिए कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो डीएनए जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसके थ्रू में उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा सैम्पलिंग दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में थे, मेस के अंदर में, उनके वहाँ पे भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कंप्लीट इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। हमारा जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं वो किस रिलैक्सेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ड्रीम लाइन नाम का जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट था, जो बोइंग के द्वारा बनाया गया था, ड्रीम लाइन का जो एयरक्राफ्ट है, तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं वो इशू कर दिए गए हैं DGCA के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में है। नेक्स्ट न्यूज इंडिया के ही पर्सपेक्टिव से है। इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट हैं जिनको कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वहाँ पे सेंड किया जाएगा, तो इनका जो मिशन है वो फिर से आप देखिए कि रोका गया है। पहले वेदर कंडीशंस वैसा डेवलप हुआ, फिर देखने के लिए मिला कि इनका जो क्राफ्ट है उसके अंदर में लीकेज सिचुएशन देखने के लिए मिला है। अब फिर से उनका जो यहाँ पे जो उनको जाना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वहाँ पे उसको रोका गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम के पर्सपेक्टिव से है। आसाम के वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कम्युनल काइंड ऑफ क्लैश है, या अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। जगह का नाम क्या है? डुबरी टाउन है, एक टाउन एरिया है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये आसाम नाम का जो हमारा जो सिटी है, सॉरी स्टेट है, वो सिचुएटेड है। यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। तो इस एरिया के अंदर में ये डुबरी नाम का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो ब्रह्मपुत्रा के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है। क्या कोई अदर रिवर भी यहाँ से फ्लो करता है? यस स्टूडेंट्स, एक और रिवर है जो इस एरिया से फ्लो करती है। तो इसी वजह से डुबरी जो नाम का जो टाउन है, जिसको कि लैंड ऑफ द रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, डुबरी टाउन है जहाँ पे एक बांग्लादेश से इन्फ्लुएंस रखने वाला या बांग्लादेशी जो पर्सन है जो माइग्रेट करते हैं इलीगल वे के अंदर में, उनके साथ में किसी तरीके का इन्फ्लुएंस रखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है नाबिन बांग्ला। और आप देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो अनरेस्ट है उसके अंदर में एक रोल प्ले किया गया है। उसी के रिगार्डिंग में ऑर्डर्स हैं वो इशू किए गए आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, कि कोई भी पर्सन जो सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करे उसको शूट एट साइट का जो आप कैरी आउट कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेज। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आसाम के अंदर में नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए। नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं जो मोर देखने के लिए मिले हैं, नंबर्स उनका इंक्रीज हुआ है। 8 नेशनल पार्क हैं आसाम के अंदर में। रिवर्स का इम्पोर्टेंस है, रिवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है वो उधर से ही पास करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आसाम। एक और पता होना चाहिए, इस एरिया के अंदर में जूट का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हुआ करता है।
और आप देखिए कि जूट के प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशंस होना इम्पोर्टेंट है। ह्यूमिडिटी कंडीशन है, जो ह्यूमिडिटी का प्रेजेंस होना चाहिए, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, सन का प्रेजेंस होना चाहिए और रिवर वहाँ से फ्लो करना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे है इजराइल का बारे में कि इजराइल के द्वारा ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि नतांज का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड हैं ईरान के अंदर में, तो वहाँ पे स्ट्राइक किया गया। अब ये ईरान के द्वारा भी रिटेलिएट है वो किया गया है। एग्ज़ाम के लिए क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एक बार तो आपको ईरान का लोकेशन पता होना चाहिए। ये यहाँ पे अटैक एंड रिटेलिएशन ये कंटिन्यूस है, हर एक वॉरफेयर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। इजराइल के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हुआ करते हैं, आयरन डोम है और डिफरेंट काइंड ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे ईरान का अगर हम एरिया के बारे में डिस्कस करें तो ईरान के वहाँ पे 3 ऐसी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी हैं जिसके साथ में एरिया है वो शेयर करता है। यहाँ पे आप देखिए कि पर्शियन गल्फ सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी सिचुएटेड है, जो हम काफ़ी बार एक रीड करते हैं रामसर साइट। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि इंडिया में इतना रामसर साइट हैं, जो वेटलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को रामसर बोला करते हैं, रामसर कन्वेंशन में जो रिकॉग्नाइज करते हैं। वो आप देखिए कि ईरान का एक सिटी है जो कैस्पियन सी के साथ में एरिया शेयर करते हुआ स्मॉल सा एक सिटी है जो रामसर नाम का सिटी है, जहाँ पे उस कन्वेंशन को साइन है वो किया गया था। तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक तो कैस्पियन सी है, सदर्न पार्ट में यहाँ पे डेट पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान भी यहीं पे है। डेट मीन्स कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बोथ साइड के अंदर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दोनों वाटर बॉडी जिसको वो कनेक्ट करता है स्ट्रेट, उन दोनों के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है ईरान। ईरान का आप देखिए कि जो कैपिटल एरिया है वो तेहरान है। तेहरान के अलावा कौन कौन से कंट्री से अपना एरिया शेयर करता है, ये आपका होमवर्क है। ईरान कौन कौन से कंट्री के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, कि अजरबैजान के साथ में करता है या नहीं करता। पाकिस्तान के साथ में आप देखिए कि हमने ऑलरेडी भी रीड किया है इसको लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में, कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस है, ईरान के अंदर में सिस्तान बलूचिस्तान है। बलूच कम्युनिटी का डोमिनेटेड जो एरिया है वहाँ पे, और सिस्तान बलूचिस्तानी वो एरिया है जहाँ पे आपको चाहबार पोर्ट है, इंडिया का जो सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने वाला जो पोर्ट है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। अब ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है वेस्ट एशिया के अंदर में, क्या इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो ट्रेड है, उसके ऊपर में इम्पैक्ट होगा? स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट होगा इंडिया का ऑयल सप्लाई के ऊपर में। कैसे होगा ऑयल सप्लाई के ऊपर में इम्पैक्ट? क्योंकि इंडिया का आप देखिए कि 80% जो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है, 80% जो क्रूड ऑयल का डिमांड है वो किसके थ्रू यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स? इंपोर्ट के थ्रू में। इंडिया इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। फिर रिफाइनिंग, जो हमारी काफ़ी सारी रिफाइनरी हैं, इस क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू ये एंटर करता है और आप देखिए कि फिर वो बेसिकली आपको यूज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो जो क्रूड ऑयल है जिसका 80% जो इंपोर्ट के ऊपर में इंडिया डिपेंड है, इंडिया डायरेक्टली ईरान के साथ में तो नहीं परचेज करता है, ईरान के साथ में जो परचेज है वो काफ़ी कम है। बट आप देखिए कि इसी एरिया के अंदर में जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। तो स्टूडेंट जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से हमारा काफ़ी सारा जो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो फुलफ़िल होता है इसी एरिया से। मेजरली जो कंट्री हैं जो हमें की सप्लायर हैं वो हैं स्टूडेंट्स इराक है। मेजरली जो कंट्री हैं वो है इराक है, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया है, और स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के की सप्लायर हैं, जो इंडिया के की सप्लायर हैं क्रूड ऑयल की। तो यहाँ पे अगर इम्पैक्ट होता है ईरान के ऊपर जो अटैक्स किए जाते हैं, तो आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो मूवमेंट है जो ट्रेड का, वो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो रेड सी के एरिया के अंदर में होती रेबल ग्रुप हैं जिनको कि ईरान सपोर्ट करता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में हजबुल्ला है, फिर हमास है, जिनको सपोर्ट बेसिकली ईरान करता है, तो उनके द्वारा भी रेड सी के अंदर इम्पैक्ट किया जाएगा। तो रेड सी के अंदर भी अगर इम्पैक्ट होता है ट्रेड का, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, तो अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ से सप्लाई अगर होता है केप ऑफ गुड होप से, तो केप ऑफ गुड होप से कोई भी ट्रेड का जो कंटेनर शिप जो विजिट करेगा, तो क्या यहाँ पे इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स 15 से 20 दिन है,
जो एडिशनल डेज का रिक्वायरमेंट रहेगा, एडिशनल डेज का रिक्वायरमेंट रहेगा, डेट मीन्स कि यहाँ पे मोर जो एक्सपेंस है वो कैरी आउट होगा। तो हर एक कंटेनर के ऊपर में, जो कंटेनर आप देखिए कि जिसका प्राइस है उसके ऊपर में आपको 1500 से लेकर $1000 के आसपास जो पैसा है वो इंक्रीज हो जाएगा हर एक कंटेनर के ऊपर में, क्योंकि स्टूडेंट जो क्रू जो यहाँ पे जो आप देखिए शिप के थ्रू जो सेंड किया जाएगा उसका जो स्टाफ है उसका सैलरी इंक्रीज होगा, वहाँ पे आपको जो उनका रहना खाना है वो इंक्रीज होगा। 15-20 दिन का एडिशनल अराउंड द मोर देन हाफ ऑफ द मंथ है जो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखिए किस तरीके से ट्रेड के ऊपर में इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया का एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये डिस्टरबेंस होने की वजह से जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एक दिन के अंदर ही 8% इंक्रीज है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के बारे में है, बांग्लादेश के वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे टैगोर साहब, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, उनका होम जो सिचुएटेड है, एंसेस्ट्रल होम है, जो उनके दादाजी हैं, उनके दादाजी कौन हुआ करते थे, द्वारकानाथ टैगोर हैं, फिर उनके फादर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो आप देखिए कि उनके द्वारा खरीदा गया था उस एंसेस्ट्रल होम को, जिसका अगर हम नाम के बारे में बात करें, सिराजगंज नाम का एक टाउन है, सिराजगंज नाम का एक टाउन है। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स इनका हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब का, जो उसी एरिया में लिखा गया है उसी घर के अंदर रहते हुए। अब बांग्लादेश के अंदर में सिचुएशन सही नहीं है तो वहाँ पे उनके घर को वेंडलाइज किया गया, तोड़ा गया है। स्टूडेंट्स ये वो पर्सन हैं, इंडिया का जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था 1911 के समय। फर्स्ट कांग्रेस सेशन है जब उसको गाया जाता है, कहाँ पे हुआ था वो कांग्रेस सेशन 1911 का, स्टूडेंट्स वो कैलकाटा के अंदर में होता है, कैलकाटा के अंदर में वो सेशन होता है। फिर आप देखिए कि उसी समय में इनको गीतांजलि नाम का जो राइटिंग है 1913 के समय में इनको जो नोबल लिटरेचर प्राइज है वो मिलता है। फर्स्ट इंडियन ये बनते हैं, फर्स्ट इंडियन बनते हैं जिनको कि नोबल लिटरेचर प्राइज है वो दिया गया था, वो नोबल प्राइज भी दिया गया जिसके फर्स्ट इंडियन बने थे। तो स्टूडेंट्स इनके द्वारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि 1923 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और गांधी का जो प्रैक्टिस हुआ करता था उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं, कल्ट ऑफ चरखा के थ्रू एक ऐसे लिखते हैं, कल्ट ऑफ चरखा, जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में भी पूछा था। शांति निकेतन टाउनशिप है वो इनके द्वारा ही सेटअप किया जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब वहाँ पे अपना एक आश्रम सेटअप करते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर साहब वहाँ पे शांति निकेतन टाउनशिप को कैरी आउट करते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे बीरभूम जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सिचुएटेड है। यूपीएससी ने 2023 का जो मेंस का पेपर है उसके अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो एम के गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनका एजुकेशन और नेशनलिज्म के ऊपर में क्या उनके पॉइंट्स हुआ करते थे। तो आपका जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर में आप देखिए कि कंपैरिजन ऑफ पर्सनैलिटीज का जो सिलेबस है वो मेंशन है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड सवाल होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस है, मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ऐसे आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उसी का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नंदी हिल्स की फ़ोटो को शो किया गया है, जो यहाँ पे आप देखिए कि वेदर कंडीशंस बेटर हैं, टूरिस्ट विजिट किए हैं उसको बताया गया। कर्नाटका के अंदर में नंदी हिल्स हैं वो सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में जो चेंज हुआ, और वायनाड का जो लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट है उसको बेसिकली कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे पेमेंट करना है, लोन को पे करना है, उसके रिगार्डिंग में रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सके। सेंटर यहाँ पे साइट नहीं कर सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो डिनाई करता है लोन वेवर के बारे में, क्योंकि इसको अमेंड करते हुए क्या कहा गया था, इसको अमेंड करते हुए कहा गया कि जो लोन्स हैं, कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे डिजास्टर होता है, जैसे वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, तो उस एरिया के अंदर में उस पर्सन के ऊपर में अगर कोई लोन है तो उसका जो वेविंग कंडीशन है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया अमेंडमेंट के अंदर में, और उसको बता दिया गया कि उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। कोई पर्सन है जिसको 5 ईयर के अंदर में पे करना है तो 1-2 ईयर का उसको गैप कूलिंग पीरियड दे दिया जाएगा, जैसा कोविड के समय देखने के लिए मिला था। काफ़ी सारे लोन स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग में जो चेंजेस हैं वो कैरी आउट हुए थे।
बट केरल हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 73 है उसको कोट करते हुए कहा गया कि आर्टिकल 73 के थ्रू आपको एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एग्जीक्यूटिव पावर काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, तो उसको भी यहाँ पे कोट किया गया है कि आप इस अमेंडमेंट को ना यहाँ पे क्लेरिफाई कीजिए, उसको ना बताइए। उसके अलावा भी आपके पास में काफ़ी सारे ऐसा डोमेन एरिया है जिसके थ्रू आप अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को कैरी आउट कर सकते हो। गाजा स्ट्रिप के अंदर में सीज फायर होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में यूएन में एक रिजोल्यूशन प्रपोज होता है। इंडिया उस रिजोल्यूशन का वोटिंग प्रोसेस के अंदर में एब्सेंट है। गाजा आप देखिए कि जो पैलेस्टाइन का जो एरिया है गाजा, तो आप देखिए कि हमास का वहाँ पे मेनली डोमिनेटेड है। बट पैलेस्टाइन का जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री था जिसके द्वारा पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया समय समय पे आप देखिए कि पैलेस्टाइन और इजराइल का जो यहाँ पे एक हाइपनेट पॉलिसी हुआ करता था, उसको डी हाइपनेशन का जो प्रोसेस है जो 2017 के समय हुआ। हमारे पॉलिटिकल लीडर जब इजराइल के लिए विजिट करते तो वो आप देखिए कि पैलेस्टाइन के लिए भी विजिट किया करते थे। इंडिया यहाँ पे एब्सेंट रहा है गाजा का जो सीज फायर इंसिडेंट है उसका रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में। उसके बिहाइंड में काफ़ी कुछ रीजन है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी अभी एक डिस्कशन है फ्रांस का लीडरशिप के अंदर में, जिसमें सऊदी अरेबिया भी उसका पार्ट है। तो इंडिया भी आप देखिए कि वहाँ पे एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए उसका मेंबर उस जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिस्कशन का जो पार्ट है वो बन सकता है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उनके द्वारा एक कैंडिडेट हैं जिनका कि कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया गया था कि आपका फीस ट्रांजैक्शन है वो नहीं हुआ है और आपका जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट किया जाता है कि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। तो उनके ऊपर में कोर्ट के द्वारा फाइन इम्पोज करते हुए 1 लाख का जो पेमेंट है वो करने के लिए कहा गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने सुना होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर में आप देखिए कि एक स्कीम भी है, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती अब्बा किसको कहा जाता है वैसे? धरती अब्बा जिन्होंने छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर में मूवमेंट को कैरी आउट किया गया था, भगवान बिरसा मुंडा हैं जिनको कि ट्राइबल्स के धरती अब्बा के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर में छोटा नागपुर के वहाँ पे टेनेंसी एक्ट के अगेंस्ट में ये मूवमेंट करते हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इनका मेमोरी के अंदर में एक स्कीम चलाया गया है, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। तो उसका एक मैंडेट ये भी है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो मेन वर्क को कैरी आउट करना है जो फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर में, तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। हमारा मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट आपको जो फॉरेस्ट रिजर्व्स जो कम्युनिटीज़ हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। एविएशन सेक्टर के बारे में एडिटोरियल पब्लिश किया गया है। अब एविएशन सेक्टर के बारे में मेंशन है तो आप देखिए कि क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ऑलरेडी हम देख चुके हैं 90s के समय से लेकर काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट है जो आए हैं जिसमें एयरक्राफ्ट के अंदर में क्रैश हुआ। तो क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कौन पर्सन है वो मोर अकाउंटेबल है यहाँ पे। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो उनको रिजोल्व किया जाए। कंटिन्यूस लाइफ के साथ में किसी भी तरीके का जो प्लेइंग सिचुएशन है वो ना हो। सिविलियन पर्सन है जो अपना एक यहाँ पे आप देखिए कि उनको भी प्रॉपर यहाँ पे एक राइट है, वन काइंड ऑफ राइट है कि जब भी वो अपना कोई भी यात्रा है कोई भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है उसको कैरी आउट करें तो उनको जो कंडीशंस है वो सेफ एंड सिक्योर मिले, सेफ एंड सिक्योर उनका सिचुएशन हो। और स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे जो हाईएस्ट एविएशन सेक्टर का रेगुलेटरी हैं उनके बारे में मेंशन है। ऐसा ही आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो ईरान के वहाँ पे जो अटैक किया गया है तो उसके रिगार्डिंग में बताया गया है कि 500 जो बीसी का एरिया था तो उस एरिया के समय में भी आप देखिए कि जो जूइस हैं जो यहाँ पे जो जूइस के अलावा आप देखिए पर्शियन कम्युनिटी है उनका एक एनिमिटी हुआ करता था, उनके डिफरेंसेस हुआ करते थे। तो हिस्टोरिकल समय का जो डिफरेंसेस हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट किया गया है। अभी जो प्रेजेंटली ईरान और इजराइल का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंडिया के रोल के बारे में भी बताया गया। बट कंटिन्यूस अभी ये टॉपिक न्यूज़ में है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल समय से ही डिफरेंसेज हैं बहुत कम्युनिटीज़ के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पेज के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के पेज के ऊपर में चाइना के द्वारा जो ईरान के वहाँ पे जो सोर्निटी पे अटैक हुआ है जिसको कंडेम किया गया, रसिया के द्वारा कंडेम किया गया है, सऊदी अरेबिया के द्वारा कंडेम किया गया है। और यूएन के आप देखिए कि वेस्ट एशियन जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर में पीस रिस्टोरेशन का बात किया गया है यूएन के जो चीफ हैं उनके द्वारा।
ये आप देखिए कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ईरान ने कहा है कि इजराइल के द्वारा उनका डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के थ्रू उनको पनिशमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 1979 का वो समय है जब ईरान के अंदर में रिवॉल्यूशन है वो होता है। उससे पहले ईरान एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री हुआ करता था, इक्वलिटी का जो राइट्स हैं वो हुआ करते थे सभी को, और प्रोग्रेसिव कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि वहाँ पे रिलीजियस लाइन के ऊपर में एक मूवमेंट होता है, और जो पर्सन जो उस मूवमेंट को करते हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अंदर में, उनका आप देखिए कि हमारा जो इंडियन जो कंट्री है उससे भी उनका सम काइंड ऑफ रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनका उनका जो फैमिली है यहीं से ही माइग्रेट करके वहाँ पे विजिट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूरोपियन लीडर्स हैं जिनके द्वारा भी डी एस्केलेशन का डिप्लोमेसी है, ईरान कन्फ्लिक्ट है जो यहाँ पे ना स्प्रेड हो, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।